with the introduction of this third webinar, जो ISRN की नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपने सब मेंबर्स और दूसरे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट, नेशनल लेवल में लगभग 800 रिलेटेड CBOs और NGOs के लिए ये वेबिनार सीरीज 5 सेशंस का बनाया गया है। एवरी वीक फ्राइडे हम 1 और 1.5 घंटे के बीच ये मीटिंग में एक्सपर्ट्स लाते हैं जिनका फोकस है रूरल इंडिया की, जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर हमारे जो कोविड के पेशेंट्स हैं और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनके लिए कैसे इंफॉर्मेशन अपडेट की जाए। और अब तो कोविड एक्यूट स्टेज कहते हैं। कोविड हो जाने के 1 महीने के बाद कुछ कुछ बीमारियां दिखाई देती हैं जो डॉक्टर्स अब डायग्नोज करने लगे हैं, और उन बीमारियों में ये है कि कुछ समय तक लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को अलग अलग तरीके के जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, किसी कभी स्पेशलिस्ट हैं वो, और एक दूसरे हमारे पैथोलॉजी डॉक्टर गौर हैं जो इमीडिएटली जैसे मैं उनका इंट्रोडक्शन पूरा करूंगा वो आ जाएंगे लाइव। लेबोरेटरीज उन्होंने बनाई हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट हैं जो हमें रूरल के हिसाब से बताएंगे कि रूरल में हमें क्या क्या करना है। और ये जो नई बीमारी सुनाई दे रही है अब, म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक तरह का फंगस है जो नाक और गले और फेफड़ों को संक्रमित करता है, और वो म्यूकोरमाइकोसिस कहाँ से आया, कैसे उसकी बीमारी आगे बढ़ती है, कैसे उसकी ट्रीटमेंट रूरल में करनी चाहिए, वो सब हमें 10 मिनट में डॉक्टर गौर, जो कि भारत में काफ़ी सम्मानित एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो रूरल में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। तो डॉक्टर गौर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर हीरा मैं थैंक यू सो मच, मैं कनेक्टेड हो गया हूँ। सो can I just introduce the overall the program and past two programs, and then we'll call to Dr. Ravi Gaur. Sure, if you allow sure, me. please. Yeah. Please. Yeah, thank you. सबसे पहले जैसे आप डॉक्टर हीरा ने आपका स्वागत किया ही है, मैं पुनः आप सभी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी जुड़े हैं, मैं उन सभी का ISRN की तरफ से और मेरे जो आज के प्रोग्राम के को मॉडरेटर हैं डॉक्टर सुभाष हीरा, मैं उनकी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ इस ई सीरीज के 3rd सेशन में, जिसका नाम है क्लियर योर डाउट अबाउट कोविड, लाइव चैट विद एक्सपर्ट, आप हमारे साथ जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हृदय से हम सब स्वागत करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम का जब हम लोगों ने प्लान कर रहे थे उस समय हमारे साथ कुछ प्रोग्राम पार्टनर्स भी आगे आए और जुड़े, जिनमें से उन प्रमुख नाम मैं आपके सम्मुख लेना चाहूंगा। हमारे इस प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर जो दैनिक भास्कर है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, साथ में नागरिक फाउंडेशन है, SDG चौपाल जो SDG पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ है। इसी तरह से कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन 4 स्टेट से हमारे साथ जुड़ी हैं, जैसे जनलोक कल्याण परिषद झारखंड से हैं, सरगुजा ग्रामोदय एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हैं, सद्भावना ग्रामीण विकास संस्थान उत्तर प्रदेश से, और नलनी फाउंडेशन हमारे साथ बिहार से जुड़ी हैं, जो अपने एरियाज में काफी अच्छा काम कर रही हैं और स्टेट लेवल पर भी ये
कोविड के टाइम पर भी इन्होंने कोविड मैनेजमेंट में बहुत सरकार के साथ अच्छा काम किया है। साथियों, मैं आपको ISRN के बारे में भी, जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, जो पहली बार इस कार्यक्रम में आए हैं, उनको मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जल्दी से बताना चाहूंगा। लाइक आप जानते हैं, ये इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क, जिसको हिंदी में भारतीय सामाजिक दायित्व संघ कहा जाता है, बेसिकली ISRN is a multi-dimensional facilitation network with over 800 members engaged with several sustainable development programs with a vision to level up India into a developed nation through a participatory approach for the holistic development of rural and suburban communities. So, as a network organization, we are doing across the country with our member organization. ISRN is also working majorly in 3 areas like capacity building, research and development, and model project implementation. And under umbrella of capacity building, we are organizing this online e-series, Clear Your Doubt About COVID Live Chat with Experts. So, which aims to address the present COVID-19 issues, burst misconception and myths surrounding COVID-19 to prevent a deadly third wave by pursuing them to follow COVID appropriate behavior. Apart from this introduction, I would also like to like explain about our last 2 program. जैसे आप जानते हैं कि last 2 sessions में हमारे जो सीरीज जो सेशन बेस थे, वो COVID-19 ट्रांसमिशन एट होम, जो हमारा फर्स्ट सेशन था, जिसमें हमने घर के अंदर ट्रांसमिशन को कैसे रोका जाए उस पर बात की। सेकेंड जो प्रोग्राम सेशन था, उसमें हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम द COVID-19 वैक्सीनेशन एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर द थर्ड वेव, वो उस पे हमने बात की, और वो काफी अच्छा प्रोग्राम, सक्सेसफुल दोनों सेशंस रहे। मोर देन 800 पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े, और इसकी रीच जो है वो अराउंड 8 to 9,000 लोगों तक की रही, जो अभी तक का हमारा सोशल मीडिया का रिपोर्ट बताता है। हमारे साथ जो लास्ट 2 प्रोग्राम्स में जो एक्सपर्ट जो जुड़े, बहुत वेल नोन एक्सपर्ट्स थे, जिनको आप जानते हैं, डॉक्टर अदनंत पंढेर, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल औरंगाबाद से हमारे साथ थे। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जो कि इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ थी। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया सेकंड प्रोग्राम में हमारे साथ थे। साथ ही हमारे साथ दीप्ति डोंगोंकर, जो आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ी हैं, वो भी सेकंड सेशन में थी, और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानतकर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रही सेकंड प्रोग्राम में। आज हमारे साथ जो स्टीम पैनलिस्ट हैं, मैं उनको भी, डॉक्टर हीरा ने वैसे तो डॉक्टर रवि गर्ग को इंट्रोड्यूस किया है और डिटेल में भी उनके बारे में बात करेंगे, बट मैं उनको इनवाइट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी ये जो कोविड का संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो अभी भी काफी हाई लेवल पर है। अगर डेटा देखें तो पिछले 5 दिन का अगर हम डेटा देखें तो 13 जून को जहां केसेस 9,80,000 के आसपास थे, आज कल का जो डेटा कहता है 18 जून का, वो सॉरी आज का, वो 7,98,000 के अराउंड अभी भी केसेस, एक्टिव केसेस हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, और अभी तक 26 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जो ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज है और हम सब के लिए रिलीफ देने वाली बात है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये कोविड अभी चल रहा है, हम सबको कोविड प्रोटोकॉल का, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का को फॉलो करना है, मास्क पहनना है, अपने हाथ धुल सर, वेरी वेलकम टू यू डॉक्टर सुभाष हीरा। हमारे साथ आज जो स्टीम पैनलिस्ट हैं, वो उनके भी नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे डॉक्टर सुभाष हीरा कि हमारे वो हमारे साथ होंगे।
जो अभी प्रेजेंटली डीन है डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में। साथ में हमारे साथ हमारे साथ डॉक्टर महर अगर जुड़ चुके हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर हीरा, आई थिंक डॉक्टर दिलीप अगर डॉक्टर रवि गौर मुझे करे तो मैं उनको प्लीज गो अहेड प्लीज। है और मैं डॉक्टर सुभाष हीरा से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप उनको इंट्रोड्यूस करते हुए प्लीज उनका वेलकम करें सो दैट आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स उनको सुन पाए। डॉक्टर हीरा, थैंक यू डॉक्टर दिलीप महेश्वर, हमारे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस काफी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर एक्ट कर चुके हैं। अभी इस समय डीन हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ के, पर साथ साथ में इनका जो पेशेंट कांटेक्ट है साथ और उनके रिलेटेड फैमिलीज के साथ बहुत डीप कांटेक्ट है। उनके पास 200 म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए हम आज बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि इतने टाइट मीटिंग बैक टू बैक मीटिंग्स में उन्होंने इस वेबिनार में आने के लिए आए हैं। तो हम आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ आप यहाँ से ले लीजिए। आपके लिए जो चेस्ट और लंग्स में जो कोविड की बीमारियां भी हो रही हैं उसके लिए हमें सबको आप एनलाइटन करिए। ओवर टू यू डॉक्टर महेश्वर। Good evening, sir. Actually, Mehsika sir is busy in high-level meeting. That's why I have joined, sir. I am his associate professor in pulmonary medicine. So you're welcome, Dr. Vijay. You're welcome. You can take over the presentation. Yes, sir. Good evening to all. Thank you for giving this opportunity to me. The topic allotted to sir was the and impact of COVID illness on the lungs. This, as we know, this COVID illness last year by the WHO. We are facing this. We faced first wave initially, and now we are into the second wave to this COVID illness. So the pathophysiology and its complications and its impact on the lung functions. That is SARS-CoV-2 is the virus implicated in this illness. It is a single-stranded RNA virus, and it eats receptors in the pulmonary epithelium, and thereby changes and post-COVID fibrosis. So there are three phases of this pathophysiology. First is epithelial phase, second one is vasculopathy, and third is the fibroproliferative phase. In epithelial phase, there are enormous interstitial infiltrates, alveolar infiltrates, which are seen in the early phase of the disease and which contributes to the severe hypoxemia that we see during active illness. Then the vasculopathy, in that we can see the microthromboemboli are there. There are fibrinous and exudative infiltrates are there in the tissue and alveoli. And then due to activation of the myofibroblast,
there is fibroproliferative changes which leads to chronic fibrosis in these cases. So these pathophysiological changes correlates with the radiological findings on HRCT and chest X-ray also, but these findings are more elaborative on HRCT, high resolution CT scan. We can see in active phase of alveolitis, there are ground glass opacifications. Then we can see the pulmonary consolidation, and then we also can see the organizing pneumonia pattern also we see on high resolution CT scan. Correlating with these pathophysiological changes and radiological changes, there are changes in pulmonary function tests also. The test most commonly and initially affected is the diffusion lung capacity. Diffusion lung capacity is decreased. Dr. Vijay, this is Dr. Hira. Yeah, if you can mix up your Hindi and English, because a lot of the audience are people who are active healthcare workers in the CBOs and the NGOs, both in northern India as well as southern India. So simplified language will help them follow the lung lecture, please. Okay. Pathophysiological changes and these things will be difficult, sir, in elaborating Hindi. You can I will try. Mix it up with Hindi and English so that they are able to follow the lecture. ये कोविड इलनेस के बारे में जो देख रहे हैं, इसमें वायरस है, वायरस रहता है करके वो सर्टेन फैक्टर, और ड्यू टू दिस फाइब्रोसिस, ये जो फाइब्रोसिस होता है तो अपने लंग्स का जो मेन फंक्शन है, मतलब ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो ये फंक्शन अफेक्ट हो जाता है। तो इससे पेशेंट को ऑक्सीजन की मात्रा उसके शरीर में कम होती है और पेशेंट ज़्यादा ब्रीथलेस, मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ऐसे पेशेंट अपन उनको ऑक्सीजन थेरेपी लगता है, उसके बाद उनको अपन वेंटिलेटरी सपोर्ट लाइक बाईपैप मशीन और इन्वेसिव वेंटिलेटर्स पे रखना पड़ता है। तो ये जो इसमें जो कोविड इलनेस है, तो ये जो चेंजेस जो हो रहे हैं लंग्स में, फेफड़ों में, तो उसको अपने उसका पता लगाने के लिए अपन कुछ सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन, और लंग का फंक्शन कैसे है वो देखने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नाम की भी टेस्ट अपन करते हैं। तो ये एक्टिव इलनेस में नहीं करते, लेकिन पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग अपन पोस्ट कोविड जो लंग्स पे जिसका इम्पैक्ट होता है तो उसके बाद अपन देखते हैं। तो ये जो लंग फंक्शन टेस्ट है, इसमें लंग का जो डिफ्यूजन रहता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने का, ये कैपेसिटी लंग का कम होता है, और उसका वो टेस्ट अपन जो करते हैं उसको डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी टेस्ट ऐसे कहा जाता है। उसके बाद स्पायरोमेट्री बोल के एक टेस्ट करते हैं अपन, जो उसमें भी ही जैसे जो डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी इज ये मेन टेस्ट अफेक्ट होता है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न भी दिखता है और रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न भी ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अपने को दिखता है। तो अभी ये तो हो गया पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस और लंग्स में क्या चेंजेस होते हैं, रेडियोलॉजी एक्सरे और सीटी स्कैन पे क्या दिखता है और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे क्या दिखता है। दिस कोविड इलनेस, जो कोविड इलनेस है तो वो उसका रिकवरी टाइम 2 to 3 वीक्स है, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशंस लंग्स पे, फेफड़ों पे जो होते हैं वो अगले 3 से 6 महीने तक पेशेंट को परेशान कर सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें अपन एक देखेंगे, जैसे कि पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस जिसको कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इन्फ्लेमेशन होता है वायरस के इन्फेक्शन से, तो उसमें से मायोफाइब्रोब्लास्ट नाम का एक एक्टिवेशन होता है, तो उससे लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। तो
पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक उसमें उसको खांसी रह सकती है, सूखी खांसी रह सकती है, सांस लेने में तकलीफ रह सकती है। तो ग्रेजुअली ये कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ थेरेपी जैसे लो डोज स्टेरॉइड्स, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मैडम इज गोइंग टू टॉक ऑन दैट, ये हेल्पफुल रहते हैं इसमें। उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जैसे कि खून की गीट होना, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज में होता है, उस तरह से अपने लंग्स के आर्टरीज में भी और वेन्स में भी ऐसे कुछ हो सकता है। तो उसमें भी पेशेंट को सडन ऑनसेट ऑफ ब्रीथलेसनेस, जैसे कि सांस बहुत ज़्यादा लगना, ये हो सकता है। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। देन न्यूमोथोरैक्स एंड पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस अपन आजकल देख रहे हैं जो कि साइनसिस में हो रहा है, लेकिन हमने ऐसे भी कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिनके फेफड़ों में भी म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, क्योंकि ये जो कोविड का इलनेस है, इसमें अपने बॉडी का इम्यूनिटी बहुत कम हो जाता है, लोकल इम्यूनिटी भी कम होता है और सिस्टमिक इम्यूनिटी भी कम होता है। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है, जो पहले कम दिखते थे लेकिन अभी ये पोस्ट कोविड इलनेस में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस। सो ये इसके लिए अपने को एम्फोटेरिसिन बी एंड इफ रिक्वायर्ड सम सर्जिकल मैनेजमेंट्स आल्सो वी कैन डू, बट एज कंपेयर्ड टू फंगल साइनोसाइटिस वी आर फेसिंग this less number of pulmonary mucormycosis patients. So these are the then pneumothorax, जैसे कि फेफड़ों के बाजू में हवा भर जाना, जिसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, और वो थोड़ा ऑपरेटिव माइनर ऑपरेटिव प्रोसीजर करके उसके हम इंटरकॉस्टल ड्रेनेज डाल के उसको ड्रेन करते हैं, और इससे भी पेशेंट को ये जो न्यूमोथोरैक्स है उससे भी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ। Okay, sir, around 5:30 I'll give you a call. Okay. अभी जैसे अपन ने देखा कि कोविड इलनेस में फेफड़ों पे ज्यादा परिणाम होता है, फेफड़ों के साथ साथ अदर ऑर्गन सिस्टम पे भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं इस इलनेस के, जैसे कि न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं, जैसे कि फटीग, ज़्यादा काम करने की इच्छा न होना, फटीग, उसके बाद सांस लेने में तकलीफ रहना, ये सब चीज़ें होती है। कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी हो जाता है। तो इस टाइम अपन ने स्पेशलिस्ट लाइक साइकेट्रिस्ट उनको मिलना ज़रूरी है और उससे रिलेटेड थेरेपी लेना ज़रूरी है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर, जैसे फेफड़ों पे ये कोविड इलनेस इफेक्ट्स करता है, वैसे हार्ट पे भी करता है। उसमें पेशेंट को धड़कन बढ़ना, जैसे कि पाल्पिटेशन बोलते हैं अपन उसको, या टैकीकार्डिया, इस तरह से पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, और उनको ये इस कैटेगरी के पेशेंट को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बाद एंडोक्राइनल मैनिफेस्टेशंस, जैसे कि डायबिटीज, जिनको पहले से डायबिटीज है उनका डायबिटीज ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। और इस पैंडेमिक में हमने देखा कि कुछ डायबिटिक्स नए डायबिटिक्स भी हमको मिले हैं, जो कि पहले जिनको डायबिटीज नहीं था, लेकिन कोविड होने के बाद उनको डायबिटीज का पता चला। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं। उसके बाद देयर आर अदर लाइक मायोपैथी, क्रिटिकल केयर इलनेस, जैसे कि अभी हमने देखा क्रिटिकल केयर इलनेस, देयर आर उसमें जो मसल वीकनेस रहता है। तो ये पेशेंट जो है कोविड इलनेस के, ये महीना 1 month or 1.5 months they are staying in ICUs, critical, so they are also facing critical care illness like post COVID. So that was the what I have covered in complications and impact of the COVID illness on the lungs. Thank you Dr. Vijay Kapse. Thank you, sir. बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं रूरल में, उन्हें अब ये समझ में आएगा कि जो फेफड़ों में जो एक तरह का गांठ हो जाना, उनका जो खून है उसमें खून में गांठियां हो जाना, या उसमें हवा ट्रैप हो जाना, इस तरह की जो तकलीफें हैं, और हीलिंग में जो एक तरह का स्कार बनते हैं, फाइब्रोसिस आप कह रहे हैं,
वो बहुत सारी चीजें जो एक्यूट स्टेज जो पहला फेज होता है 1 महीने का, उसमें काफी हद तक वो ठीक हो जाता है, और उसके बाद जो आने वाले 6 महीनों में फिर से वो चीज अलग हिसाब से बढ़ने की संभावना आप देख रहे हैं। और काफी इस तरह के मरीज आप रूरल इंडिया में से आपके यहाँ नांदेड़ में भी और बाकी के दूसरे अस्पतालों में देखी जा रही हैं। इनके लिए भी अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स हैं, और उसके साथ ही जो फेफड़ों को जो एक्सरसाइज चाहिए, जो जो लोग इस तरह से बीमार रहते हैं काफी हफ्तों तक और महीनों तक, तो उसको हमें बताने के लिए आज हमारे साथ मिसेस स्मिता अग्रवाल हैं, जो कि योगा टीचर हैं। इन्होंने लास्ट 12 साल से योगा के टीचिंग वगैरह सेशंस करते रहे हैं दिल्ली में, और अब लास्ट ईयर से लास्ट मार्च 2020 से ये ऑनलाइन सेशंस देते हैं लोगों को, ताकि लंग्स को पूरी तरह से फिर से उनको फंक्शनल करना, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेज और उनको किस तरह से संभाल के करना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कोई एक्सरसाइज करें तो वो भी कई बीमारियों में ठीक नहीं होता। तो ये मैडम आप हमें अब इसके बारे में बताएंगे भी और हमें दिखाएंगे भी, ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं तो साथ साथ में एक्सरसाइजेज वो पिक करेंगे कि सिंपल एक्सरसाइजेज वो कैसे शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद आपके ऑनलाइन में कभी जुड़ना चाहें तो जुड़ के फिर आगे कोर्सेज ले सकते हैं। तो आपके दिस इज ओवर टू यू, Smita ji. Thank you so much, Hira ji and Santosh ji, for inviting me on this panel for discussion. So let's start straight away with the role yoga plays in preventing and treating COVID-19. तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि योगा के प्रिंसिपल क्या है। योगा 5 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। उसमें से एक है प्रॉपर एक्सरसाइज, जो कि हम आसना प्रैक्टिस कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर ब्रीदिंग, जिसको प्राणायाम कहते हैं। तीसरा है प्रॉपर रिलैक्सेशन, जिसको शवासन कहते हैं। चौथा है प्रॉपर डाइट, दैट्स अ लैक्टो वेजिटेरियन डाइट। एंड 5वां प्रिंसिपल है पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन। तो आपने सुना होगा आसपास कि मैं तो रोज योगा करता हूं लेकिन मुझे फिर भी कोविड-19 हो गया, मुझे फिर भी वायरस ने पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। जो लोग योगा नियम से करते हैं, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जिनकी होती है, जो लोग योगा माइंडफुली करते हैं कि हमको कैसे ब्रीथ करना है, केवल यूट्यूब देखने से योगा नहीं कर सकते। योगा करने के लिए एक टीचर होना चाहिए जो कि आपको गाइड कर सके कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जो लोग एक टीचर के साथ में करते हैं योगा और माइंडफुल प्रैक्टिस करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिलता है योगा का। नाउ योगा क्या क्या बेनिफिट्स देता है बॉडी को इन रिलेशन टू कोविड-19। तो जो लोग योगा करते हैं उनको क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिल रहे हैं जिससे कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं या थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि बहुत सीवियरिटी ना हो इन्फेक्शन की। सबसे पहला बेनिफिट है कि योगा हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, योगा वर्क्स ऑन ऑल बॉडी सिस्टम्स, यू नेम इट, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, देन द लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। तो अगर हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करने में मदद करता है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ लिम्फ। बट और लिम्फ क्या है, लिम्फ इज अ फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड which consists of the immune cells and which helps in fighting the infection. तो ये दोनों सिस्टम्स मिलकर, द कार्डियोवैस्कुलर एंड द लिम्फेटिक सिस्टम, ये दोनों मिलकर फ्लूइड ड्रेनेज में बहुत मदद करते हैं। पर क्या होता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो ब्लड को वापस करता है हार्ट की तरफ, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है
उसका जो लिम्फ है वो उसको वापस ब्लड स्ट्रीम में लाने के लिए हमको कुछ बॉडी में काम करना पड़ता है। तो बॉडी में जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी में ट्विस्टिंग भी होती है, स्ट्रेचिंग भी होती है, और ब्रीदिंग से हमारे मसल्स काम कर रहे हैं, एब्डोमिनल मसल्स काम कर रहे हैं जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, चेस्ट मसल काम कर रहा है, और जो घर का काम में एक्टिव होते हैं उनका भी काम हो रहा है बॉडी पर। तो इस मूवमेंट से लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ पुश होता है, और योगा यही काम बहुत अच्छे से करता है। द आसनास एंड द प्राणायाम विच वी डू हेल्प्स इन लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो जब लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर है तो बॉडी में एनर्जी ब्लॉक्स नहीं होते और बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो इन अदर वर्ड्स योगा बूस्ट इम्यूनिटी। तो आपको आई थिंक इट्स क्लियर दैट हाउ योगा हेल्प्स इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। Now the second benefit, it lowers the stress. जैसे कि अभी डॉक्टर संजय ने बात किया कि पोस्ट कोविड के बाद भी लोग बहुत ही एंशियस और स्ट्रेस में हैं, तो हम कोविड के पहले भी और कोविड के बाद भी we can fight stress with योगा। तो जब हमारा माइंड स्ट्रेस में होता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आती है, और जब बॉडी स्ट्रेस में होती है तो उसके सारे मसल्स टेंस हो जाते हैं और हमारा जो फ्लूइड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ब्लॉक्स आ जाते हैं क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता ब्लड का। तो जहां पर प्रॉपर सर्कुलेशन ब्लड का नहीं है वहां पर हमारा फ्लूइड नहीं फ्लो कर रहा, तो उससे हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि लिम्फ कितना जरूरी है बॉडी में फ्लो के लिए, इम्यूनिटी के लिए। तो जब जब स्ट्रेस हाई है तो इम्यूनिटी इज वेरी लो। So it is inversely related. The stress and the immunity are inversely related. When the stress is high, the immunity is low. So we work with yoga to lower the stress level so that we can boost immunity. So how do we do that? We have different meditation and pranayama and relaxation techniques which lower the stress level. Now the third benefit, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो लोगों को पहले डायबिटीज नहीं होती है उनको पोस्ट कोविड भी डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज, और भी कई इलनेसेस जो शुरू से बॉडी में नहीं है लेकिन कोविड के बाद में कुछ में कोई प्रॉब्लम दिखती है। तो इफ अ पर्सन डज योगा रेगुलरली, ये कंडीशन अराइज ही नहीं होगी चाहे पोस्ट कोविड हो या कोविड के पहले हो। तो वी शुड नॉट वेट फॉर द इलनेस टू सेट इन एंड देन लुक फॉर अ क्योर। So as it is said rightly, prevention is better than cure. तो अगर हम अभी से आज से इसी समय से योगा अडॉप्ट करते हैं तो हमें वो दिन नहीं आगे देखना पड़ेगा कि हम पोस्ट केयर के लिए क्या करें अगर कुछ भी इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में। तो वहां आता है आसनास और प्राणायाम का रोल। The fourth benefit which yoga gives as far as COVID-19 is concerned is the strengthening of the lungs and increasing the lung capacity. तो वो कैसे होता है? हम रेगुलरली ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं जिसको कि हम प्राणायाम कहते हैं, और आसनास भी ऐसे करते हैं जो कि लंग्स को स्ट्रेंथन करते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द करेक्ट वे टू ब्रीथ। ब्रीथ तो हम सभी कर रहे हैं तभी जिंदा हैं, पर कितने लोग करेक्ट तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं? श्रुति, कैन यू पुट द स्पॉटलाइट ऑन मी? So some people are using very little part of the lungs. अगर हम अपने lungs का शेप देखेंगे तो ऊपर तो ब्रॉड नैरो है और नीचे ब्रॉड हो रहा है। तो जो लोग केवल ऊपरी हिस्से में अपर चेस्ट में ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो जैसे ये लंग है हमारा, तो केवल इतनी कैपेसिटी में ब्रीथ कर रहे हैं और बाकी का पूरा निचला पोर्शन अनयूज्ड रह रहा है। वो लोग टच ही नहीं कर रहे उस पोर्शन को, ब्रेथ वहां तक पहुंच ही नहीं रही। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि निचला हिस्सा पूरा का पूरा डेड पड़ा रहेगा एंड लंग्स सिकुड़ते चले जाएंगे, लंग्स की कैपेसिटी कम होती चली जाएगी अगर हम निचला हिस्सा लंग्स का नहीं यूज करेंगे। इसको हम योगा शब्दों में कहते हैं क्लैविकुलर ब्रेथ। दूसरे टाइप की ब्रीदिंग होती है इंटरकॉस्टल। उसमें क्या होता है, यहाँ पर तो था जो फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रीदिंग थी, दूसरे टाइप ऑफ ब्रीदिंग में यहाँ तक पहुंच गए, मतलब वी आर यूजिंग द इंटरकॉस्टल मसल्स बट देन आल्सो दैट इज इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग।
Most of us breathe in that way. And the third type of breathing is the full yogic breath. So what happens in the full yogic breath? I take a deep breath in and my lungs will expand fully. तो breath हमारा पूरा नीचे तक पहुंचेगा lung में. तो कैसे हम टेस्ट करेंगे कि हमने पूरा lungs में breathe किया? How do we test it? Can you put the spotlight on me, Shruti, please? Is it possible? Shruti? Mr. Smita, its Zoom facility is not available on this platform on Zoom. Okay, So, no problem. I'll manage, Santosh ji. अभी आप देखिए, if now look at how the deep breathing takes place. Everybody, please sit up straight. All the viewers, if you're watching me, please straighten your back and put your right hand on the abdomen and put your left hand on the chest. Everybody, Dr. Saab, abhi kar lijiye. Dr. Sanjay, please do it with me. Sit up straight, straighten your back. And now, as you inhale, your abdomen will extend outwards. It will become big. जैसे एक balloon में हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, balloon बहुत बड़ा हो जाता है. तो इसी तरह से हम अपने पेट को समझ रहे हैं कि एक ये balloon है. और हमने जब सांस अंदर ली तो ये balloon बड़ा हुआ. The abdomen becomes big and it extends outwards. And the chest also expands after the abdomen expands. Now, as I exhale, I contract my abdomen in and I exhale the breath. So what is happening on the inhalation, my abdomen comes out and on the exhalation, my abdomen goes in. तो अब abdomen का तो क्या रोल होना चाहिए क्योंकि lungs use करते हैं हम तो breathing में तो फिर मैं abdomen का क्यों कह रही हूँ? Why? Because there is a muscle called a diaphragm which is located under the rib cage जो कि हमारे rib cage को abdomen से separate कर रहा है. तो जब हमारे lungs पूरे expand हो गए तो वो diaphragm जो muscle है वो नीचे पुश होगा और वो abdomen को बाहर पुश करेगा. So what I mean to say is, when you are breathing deeply, your lungs will expand fully. The diaphragm, which is a muscle located in the rib cage, will push down, and that will push the abdomen out. So as a test of deep breathing, just to understand, when you inhale a deep breath, the abdomen comes out, and when you exhale, you move the abdomen in and exhale the breath. So most of the people, what they do is, on the inhalation, their abdomen squeezes in, and on the exhalation, their abdomen comes out. Because I've been experiencing this for last 10, 12 years. That's why I'm talking about it now. The breath has to be really correct. You might have seen people with rounded shoulders, with hunched back, and with so many other problems in the body. This is stress, hai, headache, hai, migraine. Hai. This all is because of either the improper lymphatic drainage or because of stress or because of improper breathing. तो स्ट्रेस कहाँ से आता है वो भी इन दोनों का रिलेशन है इम्प्रॉपर लिम्फेटिक ड्रेनेज और इम्प्रॉपर ब्रीदिंग. तो ये सारा कुछ रिलेटेड है और योगा के इन्हीं 5 प्रिंसिपल से हम ये सब कुछ एक ही क्लास में पार्टिसिपेंट के लिए ठीक करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास किया एंड यू आर डन फॉर द लाइफ टाइम. Because just like you eat your daily meal, yoga is essential. Minimum 4 times a day, you need to do this practice to keep the body functioning in a correct way. तो breathing की जब हमने बात करी तो अभी हम बात करते हैं breathing techniques की. क्या-क्या breathing techniques हैं जो कि हम COVID-19 के पहले और COVID-19 के mild symptoms होने पर कर सकते हैं. और ये जो first technique है abdominal breathing, deep abdominal breathing, ये serious जब इन्फेक्शन है उसके बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर आ गए पोस्ट केयर में भी हम ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं बताऊंगी वो यूज कर सकते हैं. तो जैसा मैंने अभी बताया, व्हेन यू इनहेल द एब्डोमेन कम्स आउट एंड व्हेन यू एक्सहेल द एब्डोमेन मूव्स इन. तो यही प्रैक्टिस जब पेशेंट है तो बेड पर लेट करके उनको करना है. बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में लेटेंगे एंड पुटिंग द राइट हैंड ऑन द एब्डोमेन, इनहेल द एब्डोमेन एक्सपैंड्स, एक्सहेल द एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट्स. So this is a very good way to expand the lungs and use the full lung capacity. इसी simple exercise से जब patient इस हालत में नहीं है कि और आगे कुछ प्राणायाम कर सकें, इसी केवल simple practice से हमारे lungs की capacity strengthen हो जाएंगे और lung की capacity पूरी बढ़ जाएगी. और धीरे-धीरे जैसे दिन में जितनी भी बार टाइम मिल रहा है, जितनी भी बार याद आ रहा है, जब पेशेंट को टायर्डनेस नहीं है, when he is not too full in the abdomen, he or she must practice this type of breathing. Post-COVID, during COVID, and pre-COVID also. Now, I'll tell you the first
breathing technique after the abdominal breathing, that's the Kapalabhati practice. जैसा breathe हमने अभी किया उसी तरह से हम Kapalabhati में वही principle use करते हैं, but in Kapalabhati the exhalation is forceful and inhalation is passive. तो हमने inhale तो कर लिया पहली बार consciously, लेकिन जब बार-बार बाद में exhale करते हैं तो वो that is rapid, I mean that is forceful and inhalation is passive. तो मैंने एक बार inhale किया, उसके बाद में I start the practice of Kapalabhati. I'll show you now. तो दो exhalations के बीच में एक inhalation होता है जो कि आपको नहीं पता चलता, that is passive. And exhalation is with your knowledge and it's very active. So what is happening in Kapalabhati? We are forcefully pulling the abdomen in to exhale the breath. तो जब हम इतना ज़्यादा contraction abdomen पर कर रहे हैं, तो वाजिब सी बात है हमारा digestion भी improve हो रहा है, हमारे सारे abdominal organs को massage मिल रहा है, तो diabetes तो ऐसे ही चली जाएगी अगर कोई ये regular practice कर रहा है, तो pancreas पर कितना strong stimulation कर रहे हैं हम Kapalabhati practice से. तो अगर कोई आसना practice नहीं भी करना चाहता है, तो केवल ये breathing करेंगे तो ही body में ये illness, diabetes है, सब दूर हो जाएगी. तो उसके बाद हमारे लंग्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं इससे कपालभाति से, डायफ्रैम स्ट्रेंथन हो रहा है. जो अभी हमने डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहा उसको हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं क्योंकि उसमें डायफ्रैम का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो नाउ वॉच मी वंस हाउ वी डू द कपालभाति प्रैक्टिस. फर्स्ट टाइम आई इनहेल डीपली, माय एब्डोमेन कम्स आउट एंड नाउ आई एक्सहेल, 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 exhale, exhale, exhale. So I'm focusing continuously on the exhalations after the first inhalation. पहली बार inhale किया, abdomen बाहर आया और उसके बाद में केवल मेरा फोकस है exhale, 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 exhale. तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है. अगर आप पहली बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करना है. जैसे अगर मैं चाहूं तो बहुत जल्दी कर सकती हूँ, exhale, 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 exhale. But this is not the way I will advise in the beginning. So if you're a beginner, keep your pace very low. Let the mind understand what's happening to your breath. अगर आप blindly करते जाओगे तो वो कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करेगा. तो अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल स्लो आप पंपिंग करना है, exhale, exhale, एक्सेल ऐसे करना है. अगर आपको कोविड-19 हुआ है तब भी ऐसे ही करना है. और पोस्ट कोविड-19 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू हैव टू गेट अ क्लीन चिट फ्रॉम द डॉक्टर टू डू दिस प्रैक्टिस बिकॉज जनरली इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू बट स्टिल अगर सीवियर फाइब्रोसिस है जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा तो आपको केयर करने के साथ में डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ अभी. डॉक्टर विल अंडरस्टैंड एंड ही विल गाइड यू. नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस, द ब्रीदिंग प्रैक्टिस, भस्त्रिका. This is also very good to increase the flow of oxygen in the lungs and it immediately boosts up the oxygen level in the lungs. तो कैसे करते हैं? I'll tell you very simple way to do this practice. Inhale किया मैंने, arms ऊपर किए and exhale. Inhalation is also forceful, exhalation is also forceful. Inhale किया मैंने, lungs को पूरा expand किया. So इसमें क्या हो रहा है? इनहेलेशन एक्टिव है, एक्सहेलेशन एक्टिव है और हम बहुत ज्यादा पंपिंग्स नहीं कर सकते जैसे कपालभाति में करते हैं. कपालभाति में आप कितनी भी पंपिंग्स कर सकते हैं. जैसे अगर आप बिगनर हैं तो 20-25 पंपिंग्स के बाद रुक जाएंगे और अगर आपको ज्यादा कर सकते हैं तो कितना भी कोई उसका लिमिट नहीं है, कितना भी आप स्ट्रेच करिए. पर भस्त्रिका की एक लिमिट है. बॉडी गेट्स टायर्ड इफ यू डू टू मच एट वंस. तो आप स्टार्ट करिए 5 पंपिंग से, धीरे धीरे उसको बढ़ा करके अपनी बॉडी के हिसाब से आप करिए. अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको पूरा टेक केयर करना पड़ेगा, कॉशन के साथ करना है. जब बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तब बिल्कुल इमीडिएटली स्टॉप करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग करना है एंड द प्रैक्टिस हैज टू बी स्लो. तो हम फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं. जैसे फास्ट करेंगे तो but this is not the way I recommend to the beginners and to the people who are suffering from COVID-19, whether the mild symptoms or the serious symptoms. Now, the third breathing practice, that's the pranayama practice, it's the alternate nostril breathing. Alternate nostril breathing में हम एक nostril से सांस लेते हैं, दूसरे nostril से छोड़ देते हैं. तो उसके लिए प्रॉपर मुद्रा हम यूज करते हैं. लेफ्ट हैंड को रखते हैं चिन मुद्रा में अपने लेफ्ट घुटने पर, राइट हैंड को रखते हैं हम विष्णु मुद्रा में
जिसमें कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर टू द बेस ऑफ द थंब फोल्डेड है, बाकी तीनों स्ट्रेच्ड आउट है। इसको रखते हैं राइट नी पर। तो हमारी एल्बोज ऐसे स्ट्रेच नहीं रखना है, दिस लुक्स गुड ओनली इन पिक्चर्स। वी हैव टू कीप द बॉडी रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स द शोल्डर्स अवे फ्रॉम द ईयर्स, रिलैक्स द एल्बोज, okay, and place the hands on the knees. This completes the energy circuit if you place the hands on the knees. अब क्या करते हैं, हमने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से ब्लॉक किया और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस लिया। उसके बाद में रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। अगर आपको रिटेंशन करना है तो आप ब्रेथ को होल्ड करके रखिए, और अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो उसको राइट नॉस्ट्रिल से तुरंत एक्सहेल कर दीजिए। फिर राइट से इनहेल करिए, ब्लॉक, और लेफ्ट से एक्सहेल करिए। तो ये हुआ 1 राउंड ऑफ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ऐसे आप कितने भी राउंड्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी। अगर आपको कोविड-19 सीरियस भी है तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग विदाउट रिटेंशन। वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस if the person is seriously suffering from if a person is still not well after being relieved from the hospital, and others can easily do this practice with or without retention. Remember, if you have high blood pressure, I don't recommend the breath retention in the beginning. Once you become used to this practice, you can go in for the breath retention. Then the last pranayam that I'm going to tell you is, how much time is left, Shruti? Few more minutes. Okay, so we'll finish the pranayam practice here, and now we move on to the next topic. I think, what's the next topic? We have talked about the benefits and the role of yoga in breathing and this. Now let me tell you the diet which we should follow, not only in the COVID times but also otherwise. We recommend the proper yogic diet. Proper yogic diet में क्या है? It consists of all simple, pure, natural foods, जिसमें कि preservatives, packaged food बिल्कुल नहीं होना चाहिए if you want to keep good health. So eat food which is simple, which is natural, free of preservatives, and it includes a lot of green vegetables. केवल ग्रीन वेजिटेबल्स काफी नहीं है, सीजनल होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आउट ऑफ सीजन अगर आप वेजिटेबल्स लेते हो वो इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज they are doing it with some chemicals, preservatives to preserve it, and then they produce it in the market. और भी कोई तरीके से वो लोग बनाते हैं। उसके बाद में आपको मील टाइम्स मेंटेन करना चाहिए, अर्ली डिनर खाना चाहिए, और अर्ली डिनर मतलब स्लीप के 4 hours before you should eat your last meal so that it gets digested before you eat. This is a very important point to have a good digestion and to have a good health. So you start your day with a glass of warm water mixed with honey, lemon and ginger. Honey, lemon and ginger. So start your day with a glass of warm water with honey, lemon and ginger. Keep it as a golden rule, and you'll have all throughout the day you'll feel good. And then what all you should avoid if you want good health. So eat food which promotes health and vitality, and discard food which is heavy on oil, spices, and high on salt. So you should not eat this kind of food, whether in COVID-19 days or just otherwise. And drink plenty of water, preferably warm water. Then stay away from tobacco, alcohol, and also I would suggest be a vegetarian, because there are very harmful benefits related to meat, which we don't have time to discuss now. And now I quickly move on to the asanas, which will strengthen the lungs. So just give me a while. So there could be many asanas which one can do to strengthen the lungs, but due to lack of time, and there is a limit to what I can tell in this time, I would tell you very briefly a few asanas. So we start by relaxing on the abdomen. Your fingers are touching. Place the head on the right hand, and now bend the left knee up. So the left knee can be touching the left elbow, or
you can place the left knee here and do some deep abdominal breathing. Keep the body completely relaxed. This you can do both the sides, and there is no limit to how much you can hold. You can hold it for a long time if you have time, or minimum do 10 deep abdominal breathing on both the sides. Now, next asana, Bhujangasana. So place the feet together. If you have back trouble, separate the knees apart. Otherwise, keep the legs together, hands under the shoulders, elbows pointing up, forehead down. Now, as I inhale, I lift my head up, chest up, and come up. So remember not to hunch the shoulders like this. So this way you are tensing your body. Okay? So keep the body relaxed, shoulders away from the ears, and lower abdomen on the floor. So what you notice is the chest is open and you enhance deep breathing. You take deep breaths using the full lung capacity. After you come down, once again, you can relax into the previous posture, that is Matsya Kridasana pose. So bending the right knee up towards the chest. And then, next posture, place the hands under the shoulders, come up on the knees and stretch back into the child's pose. In case your body is tense, you may fist one on top of the other, rest your forehead down. Or if you have back trouble and you really don't want to come down all the way, you place a bolster in front of you and take rest like this. So as you see, the lungs are fully open, and try to breathe very mindfully and deeply. Okay, now you sit up. For the next asana, choose a comfortable sitting position. You can keep sitting in Vajrasana. You can sit in cross-legged position, or you can sit on chair. So what do? We do the Gomukhasana. So I'll show it on one side. This is how you do the Gomukhasana. So in case you're not able to bind the hands, use a towel और दोनों hands को पकड़ लिया ऐसे. तो you get the same effect. तो आप देखेंगे मेरे lungs पूरा खुला हुआ है इस समय, और जितना deep breathing हो सकता है, आप जब तक होल्ड कर रहे हैं, फोकस करिए डीप ब्रीदिंग पर, पूरी चेस्ट में आपकी ब्रेथ पहुंचेगी. You do it for both the sides. अब ये दूसरी तरफ से करेंगे ऐसे, और कुछ समय होल्ड करेंगे जब तक कि बॉडी परमिट करती है. उसके बाद नेक्स्ट posture, half spiral twist. So stretch both your legs out, bend the left knee. अब लेफ्ट फुट की जो पोजीशन है, अगर आप बिल्कुल यहाँ पर रखते हैं, that means your practice is quite advanced, but I'm sure many beginners are watching me. तो आप लेफ्ट फुट को थोड़ा आगे रखेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, बिल्कुल टेलबोन के नजदीक. ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखेंगे तो हम पीछे बॉडी हमारी लीन हो जाएगी, वो नहीं चाहिए हमें. हमको सीधा बैठना है, हाथ को टेलबोन के नजदीक. And the simplest way one can do this is hug the knee to the chest, straighten your back, and look to the left shoulder. Breathe. So this is also very good for deep abdominal breathing. आपको पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, आपके सारे abdominal organs पर काम हो रहा है, digestion improve हो रहा है, diabetes पर काम हो रहा है, pancreas पर, and of course we are breathing, taking care of the lungs and the spine. Everything is taken care of. यही चीज हम दूसरी तरफ भी करेंगे, सेम तरह से, बिल्कुल ऐसे ही. उसके बाद दोनों साइड करने के बाद में थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, हम खड़े हो जाएंगे. नेक्स्ट पोस्चर त्रिकोणासन. लेग्स को अपार्ट किया. लेग्स को कितना दूर रखना है ये हमारी हाइट पर डिपेंड करता है. आपकी लेंथ, आपकी लेग की कितनी लेंथ है, उतनी ही दूरी करीब करीब होनी चाहिए दोनों पैरों के बीच. मतलब the length of your leg is roughly the distance between the legs. तो ऐसे मैंने किया. उसके बाद में toes are pointing forward, लेफ्ट आर्म ऊपर किया इनहेल करते हुए, और राइट साइड में मैं झुके.
तो अभी आप देखेंगे मेरा जो लेफ्ट लंग है पूरा का पूरा खुला हुआ है, इसमें मुझे कॉन्शियसली डीपली ब्रीथ करना है, ब्रीदिंग को अगर मुझे ठीक करना है तो। जब हम वन लंग एक्टिवली यूज कर रहे हैं दूसरे की अपेक्षा, तो वो ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, और यही चीज हम फिर दूसरी तरफ करेंगे। Now we lie down on the abdomen and bend one knee to the chest. Now stretch. I bend the left knee to the chest. I stretch my left arm in line with the shoulder. With the right hand, I pull my left knee down to the right side. और जो ये लेफ्ट फुट है वो राइट घुटने के पीछे या फिर सामने गिरा दीजिए। और इसमें अपन देखेंगे कि ये पूरा लंग मेरा खुला होने के साथ मैं डीप ब्रीथिंग अगर करूंगी तो इस पोस्चर का बेनिफिट ही अलग है, बहुत एकदम रिलैक्सिंग, कामिंग एंड वर्किंग ऑन द ब्रेथ। अब यही चीज मैं दूसरी तरफ करूंगी, राइट नी चेस्ट में, राइट नी को मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा एंड राइट आर्म इज स्ट्रेच्ड आउट। नाउ आई ब्रिंग माय right knee to the left side. So you can bring your knee all the way down, but then the shoulder lifts up sometimes. So for some people, so you can be here and keep working on pressing the shoulder down. तो अभी हमारा right lung पूरा active है, and then breathing consciously into the right lung. वापस आए, release किया, and the final posture Shavasana. Legs apart, arms apart, let go the tension in the body, in the mind, and rest for a couple of breaths. उठने का तरीका क्या है? Inhale किया, feet together, interlock the fingers, stretch your arms over the head. उसके बाद stretch, release किया, bend the knees, turn over to one side. Take 2 breaths, and then take support with your right hand and sit up. ये उठने का तरीका है। कभी भी हम सीधा नहीं उठना है। स्मिता जी, जी। We're running short of time. टाइम काफी, हाँ जी, we are short of I'm time. so sorry for extending the डॉक्टर time. गौर को भी जाना है। Please carry on, and this is the end of my session. Please carry on, and thank you so much for letting me extend my time. Thank you. स्मिता जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी डॉक्टर रवि गौर के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, जहां पर जो आपने एक्सरसाइजेज बताई हैं और भी अगर कुछ हमारे व्यूअर्स के मन में डाउट होगा तो वो भी आपसे क्लियर करेंगे। Yeah, please. डॉक्टर हीरा, I'll be there. थैंक यू। Thank you. थैंक यू स्मिता जी। आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा ये। काफी आसन वगैरह देखे भी थे, पर कुछ ज्यादा समझ आई हमको भी। आई एम श्योर ऑडियंस काफी इसको अच्छी तरह फॉलो करेंगे। डॉक्टर रवि गौर, आपसे मैं क्षमा मांगते हुए आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप सेशन पर आ जाइए। आपका दूसरा समय भी थोड़ा पीछे बैकलॉग में आ गया है, तो आपका टॉपिक आज का जो डॉक्टर रवि गौर भारत के बहुत ही विख्यात पैथोलॉजिस्ट में हैं, और इनकी अच्छी टीम बनी हुई है जहां पे उन्होंने भारत में 100 से ज़्यादा लेबोरेटरीज बनाई हैं जो कि फंक्शनल हैं। अस्पतालों में ये लैब्स काफ़ी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हमको म्यूकरमाइकोसिस के बारे में ये बताइए कि म्यूकरमाइकोसिस आ कहाँ से रहा है, और सडनली इतने सारे केसेस आ गए, और कभी हम उसके रंग बिरंगे नाम भी सुन रहे हैं, कभी पीला म्यूकरमाइकोसिस तो कभी क्रीम, तो उसके ऊपर भी आप हमको हाईलाइट दीजिए। सो इट्स ओवर टू यू डॉक्टर रवि गौर। Good afternoon, Dr. Subhash, and I think good evening. Good evening हो गया, अभी तो 5 बज गया. So everybody, and I think it's ISRN की जो ये पहल है कि जो impact of COVID on the lungs, respiratory and other kind of a thing, जो और नया डिसीज जो इमरजेंस हो रही है, बिकॉज कोविड एक अभी भी एक अनसर्टेनिटी है। वी रियली डोंट नो कल क्या निकलेगा इसमें से बाहर, और अब धीमे धीमे पूरे साल भर में कोविड में हम थोड़ा जान गए हैं कि इसकी जर्नी क्या है, ये पहले दिन क्या होता है, दूसरा क्या होता है, बट स्टिल इसके जो वेरिएंट्स आते जा रहे हैं और जो अनसर्टेनिटी है काफ़ी कुछ बनी हुई है। सो जो आपने एक पहल स्टार्ट किया है ISRN ने कि हाउ टू हैव लाइक अपने जो मिथ्स हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ एक हमारी कंट्री में है वो है कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली हुई है,
और उसके अंदर लोग कुछ भी मैसेज डालते हैं और वो हर जगह हर आदमी उसको, अब वो कुछ भी एक चीज पकड़ लेते हैं और आगे पीछे उनको पता नहीं होता, वो एक मिथ फैला देता है पूरे के पूरे और एक कंफ्यूजन फैला देता है। एंड एक लर्निंग का सोर्स भी है बट एक कंफ्यूजन का भी एक सोर्स है ये साथ साथ। आई थिंक ये जो एक एक्सरसाइज आपने शुरू किया, जो सेमिनार सीरीज किया, कि जो मिथ्स को हम दूर करें और एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सिंपल की व्हाट कैन बी डन टू गेट ओवर दिस मिथ्स, जो एक बहुत ज्यादा एंजाइटी और एप्रीहेंशन क्रिएट करता है एक ह्यूमन माइंड्स के अंदर। एंड हमारी हेल्थ केयर, ऑफ कोर्स, जो लाइफ इज लाइवलीहुड, बोथ द थिंग्स गेट अफेक्टेड। So it's very important to talk on this series. Thank you so much for taking this, the leadership and the probably responsibility to keep public aware of what's really actually scientifically required. तो मैं आज मैं आई लिमिट माई सेल्फ टू ब्लैक म्यूकरमाइकोसिस, जो हम इसको आज क्लीन भाषा में ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, क्योंकि उसका काला अपीयरेंस ही फंगस होता है, तो वो काला काला डिपॉजिट होता है, इसको ब्लैक फंगस बोलना शुरू करते हैं। अदरवाइज साइंटिफिकली हम इसको म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। एंड यदि कुछ नंबर्स के ऊपर यदि हम जाएं तो आज समथिंग वी हैव रफली अबाउट 12,000 प्लस सच पेशेंट्स इन इंडिया। एंड मैं सबसे ज़्यादा ये मुंबई में थोड़ा डिटेक्ट हुआ, महाराष्ट्र में, उसके बाद दिल्ली में भी काफ़ी नंबर्स हैं। दिल्ली के ही नंबर बताऊँ, मैं दिल्ली में हूँ, रफली अबाउट 800 से 900 पेशेंट अभी तक इसे डिटेक्ट हो चुके हैं। और देयर इज अ मोर्टेलिटी ऑल्सो रफली अबाउट, ऑल्दो जो इन्फेक्शियस डिसीज के सेंटर्स हैं एंड जो CDDC अटलांटा है, दे से मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है इससे। बट अभी लकीली हम ये हैं कि उस मोर्टेलिटी से बचे हुए हैं। जो नंबर अभी जो हमारे को सामने आ रहे हैं, roughly about 4 to 5% of people who are actually dying of this black fungus mucormycosis. But I think we have to be very careful on this. This is not like we can take it lightly, and chances of that infection getting more, and because of infection getting mortality is definitely going to go up. तो ये हमको एक ध्यान रखने वाली चीज है। यदि इसको ये म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस ये आता कहाँ से है? दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। इट इज एन एक्चुअल नॉर्मल इनहेबिट हमारी सॉइल में, हमारा एयर में, ये नॉर्मली मिलता है। और अदर एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में कभी कभी ये नोज में भी पाया जाता है म्यूकस में, लेकिन वो इंडिविजुअल हेल्दी होता है, ये नॉर्मल सॉइल में है। जब बॉडी की नॉर्मल सॉइल है या गार्बेज है या लीव्स होती हैं, मैन्योर खाद बोलते हैं, या डिकेइंग वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, ये इसमें जनरली यहाँ पर ये ग्रो करता है। ह्यूमिडिटी के साथ में जो डिकेइंग मटेरियल है, जो सड़ रहा है मटेरियल है, और वो सॉइल और एयर में आ जाता है। तो बेसिकली इट्स नॉर्मली प्रेजेंट, बट व्हेनेवर व्हाई इट इज हैपनिंग, प्रॉब्ली देयर इज अ रीजन फॉर इट। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो अभी क्यों है। ये नॉर्मली म्यूकरमाइकोसिस ये स्पेशली ब्लैक फंगस के नाम पे एक नॉर्मल इनहेबिटेंट है हमारे सॉइल और एयर का और डिकेइंग मटेरियल का। जो अभी नेक्स्ट चीज, अभी बिफोर मैं आपको क्यों हमारे को अफेक्ट करता है, सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा कि कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। ये 4 बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, साइनसिस के अंदर नोज और साइनस को अफेक्ट करता है, आपके लंग्स को भी अफेक्ट कर सकता है, स्किन को भी करता है, और GI ट्रैक्ट को करता है, गैस्ट्रो जो हम एब्डोमेन बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बोलते हैं। तो ये नॉर्मली ये चारों जगह ये फंगस है एक तरह का, जो कि हमारी बॉडी में कभी भी अफेक्ट कर सकता है। अभी कोविड इज रेस्पिरेटरी डिसीज, स्पेशली लंग्स और हमारा नेजल ब्लॉकेज के थ्रू है, तो ये नोज के थ्रू हमारे उसमें जाता है। और साइनसेस बेसिकली हमारे जो नोज के साइनस हैं, स्पेस एयर स्पेसेस हैं नोज में, नेजल नाच के अंदर कैविटी में, एंड साइनस में जाके वो डिपॉजिट हो जाता है, जहां म्यूकस सिक्रीशंस होते हैं। देन उधर से फिर वो आपका देन इट गोज, वहां इकट्ठा होने के बाद प्रॉब्लम हमारी प्रेशर डालता है, वो ग्रो करता है। एक मोल्ड की फंगस जब आप देखोगे ये ग्रोज एक्चुअली, तो एक अंदर अंदर ग्रो करता है साइनसिस में, एंड प्रेशर ऑन आई, तो वो आंख में आपकी प्रेशर डालेगा, आंख से वो पीछे, आंख के ऊपर रेडनेस या इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन फैलता है, और ज्यादा होता है तो फिर वो पीछे गोज टू ब्रेन। तो दैट इज व्हाट वन ऑफ द करेंटली जो प्रेवलेंट चीज है, ये एक फंगस जो हमारे नेजल ट्रैक्ट के थ्रू जा रहा है, हमारे साइनसिस में इकट्ठा हो रहा है, आईज को अफेक्ट करता है, एंड आफ्टर दैट इट गोज टू ब्रेन। This is, it does goes to lungs also, but currently what we are noticing is more into upper respiratory tract, nasal tract, eyes and brain, and which is a dangerous, because the आपके एक बार आंख में पहुंच गया और आपके ब्रेन में पहुंच गया, then surgery is the answer. There is actually
प्रोबेबली मोर्टेलिटी या डेथ का ही चांस होता है। इसलिए इनिशियल स्टेज में इसको पकड़ा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। पहले तो होने नहीं दिया जाए। वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन कैसे अवॉइड कर सकते हैं बताता हूँ। लेकिन कॉमन सिम्टम्स आर रनिंग नोज। यदि कोविड के बाद जनरली ये देखा गया, कोविड रिकवरी हो गया 10 से उसके 8-10 दिन के बाद पेशेंट को रनिंग नोज है या ब्लीडिंग नोज में शुरू हो जाती है, आंखों में पेन हो, एक साइड आंख में पेन हो, एक साइड फेस में कहीं स्वेलिंग आ रही है आंख के नीचे साइड में, या आपको आईलिड जो है आपकी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड गिरती है, या विजन में कोई आपको इम्पैक्ट आ रहा है, या ब्लैक पैचेस, स्पेशली वो छोटे छोटे स्मॉल स्किन के ऊपर ब्लैक नोज के अराउंड साइनस पे छोटे ब्लैक पैचेस नजर आ रहे हैं, ब्रिज ऑफ द नोज, स्पेशली ब्रिज ऑफ द नोज बोलते हैं इसको। यदि इसके ऊपर यदि दीस आर द फर्स्ट कॉमन सिम्टम्स, देन इट स्टार्ट्स विद पेन। यदि ये एक छोटा सा कंजेशन ऑफ पेन, इट पेन गोज वेरी वेरी सीवियरली। ऐसा नहीं है आज पेन है कल, वो पेन की इंटेंसिटी ग्रो करती है वेरी फास्ट, एंड दैट शोज कि कितना सीवियरली डिसीज प्रोग्रेस करता है। क्योंकि फंगस है, वो ग्रो आज के उसका मोल्ड जो बन जाता है अंदर साइनसेस में, वो इमीडिएटली ग्रो करता है, डबलिंग रेट बहुत फास्ट होता है उसका, वो प्रेशर डालता है, प्रेशर से पूरा का पूरा इन्फेक्शन और सेप्टिसीमिया हो जाता है। लंग्स में है जाते हैं तो लंग्स में नॉर्मल कफ, कोल्ड, फीवर, ब्रेथलेसनेस होता है। स्किन में भी कभी कभी अल्सर हो जाते हैं, विल फाइंड। जीआई ट्रैक्ट के अंदर जैसे आपके है डायरिया है, नौशिया है, वॉमिटिंग है, बट ये बड़ा रेयर है। आज की जो म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है या ब्लैक फंगस इज मोर ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सम टाइम इट प्रेजेंट एज डिसेमिनेटेड, ऑल ऑर्गन्स में भी आ सकता है, बट दोज आर पीपल हु हैव गॉट वेरी वेरी लो इम्यूनिटी। बट एक पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज नॉट कंटेजियस, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जनरली फैलता है। यदि दूसरे आदमी की एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक है, वो ससेप्टेबल अपनी वो उससे ऐसे नहीं फैलेगा। तो इसलिए बेसिकली यदि बॉडी की इम्यूनिटी कम है, बॉडी में अपना ताकत कम है किसी इन्फेक्शन को सहन करने की, इन दोज इंडिविजुअल इट्स नॉट लाइक एन हेल्दी एंड नॉन हेल्दी के बीच में कंटेजियस, वो ऐसा कंटेजियस जनरली ये नहीं होता। देन कमिंग डाउन टू नेक्स्ट, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये इसका एक कॉमन मतलब जो किन लोगों में देखा जाता है। जो कोविड एक बीमारी है, जो कोविड अभी हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली कोविड वायरस हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के अंदर से जो हमको टू डिफेंड आवरसेल्फ ऑल द डिसीजेस, इट लोअर्स इम्यूनिटी। Now, this is something, whenever any body immunity is lowered, so any condition which are associated with the lowering of immunity, that especially COVID plus anything like people who are cancer patient है, cancer drug पे हैं, उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, स्पेशली ब्लड कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो उनके ऊपर, या किडनी ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, या किसी लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर वो ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको वो वैसे ही इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे चल रहे होते हैं, तो उनकी वैसे ही इम्यूनिटी कंपैरेटिवली लो है। तो कोविड हो गया एसोसिएटेड, तो दे अगेन प्रॉब्ली कैन हैव दिस थिंग। देन आर्थराइटिस, स्पेशली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में पीपल आर आल्सो जो इनमें कुछ दवाइयां खा रहे होते हैं लॉन्ग टर्म, जैसे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है या उस दवाइयां खा रहे हैं, उसके अंदर भी ये एक चांसेस हैं कि इम्यूनिटी लोअर होती है। HIV का पेशेंट है, इनफैक्ट हेपेटाइटिस का, क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट हैं, तो ये दीज आर समथिंग व्हिच इज दीज आर द अदर डिसऑर्डर्स व्हिच कॉज। डायलिसिस वाला पेशेंट है तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम है। बट द कॉमनेस इज द डायबिटीज, शुगर का जो पेशेंट है, बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज डायबिटीज एज सच लोअर्स द बॉडी इम्यूनिटी। सो यू मस्ट हैव सीन लॉन्ग टर्म डायबिटीज में लोग जब जो लोग पैरों में नेल्स में फंगस हो जाता है, दैट इज वेरी वेरी नोन इन टू सीवियर डायबिटिक्स, जो इंसुलिन डिपेंडेंट भी हैं या जिनकी हाईएस्ट शुगर वैल्यूज होती हैं, उनके ऊपर ये देखा जाता है। तो similar thing, what COVID done? COVID actually, because in COVID में what happens is immunity lower होता है। तो now at one point of time, one of the medicine which is advisable is steroid दिया जाता है early phase के अंदर। steroid जो है वो basically आपको COVID से protection देने के लिए होता है initial phase में। But steroids can also lead to increase in sugar, वो आपकी शुगर भी बढ़ा देते हैं, तो वो शायद कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है और शुगर बढ़ती जाती है, और लोग स्टेरॉइड, तो शुगर बढ़ा तो आपकी इम्यूनिटी कम हुआ तो फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। So this is now currently it is more linked to steroids and diabetes. Commonest है कि people who want steroids. Now अब steroids के ऊपर भी, steroids ऐसा नहीं है कि दवाई, because steroid खाना मना है, नहीं, steroids should only be taken
बिकॉज इट शुड बी इन द राइट। पहले मेडिकल एडवाइस के बिना स्टेरॉइड नहीं थे। आप सेकेंड वेव में ये देखा गया कि लोगों का ये, अगेन मैंने आपको बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वहां पर प्रिस्क्रिप्शन फ्लो हो रहे थे। वो एक प्रिस्क्रिप्शन वो एक कहीं दिखा किसी डॉक्टर का दूसरे का, वो सब लोगों ने ट्रांसमिट कर दिए एंड एवरीबडी स्टार्टेड टेकिंग स्टेरॉइड, सीटी स्कैन, हर तरह के करना शुरू कर दिया। मैं बीइंग अ डायग्नोस्टिक पीपल, लोग हमको मेरे को कॉल करते थे, डॉक्टर साहब हमने तो स्टेरॉइड ले लिए, ठीक तो हो गए, स्टेरॉइड हमने लिया नहीं, अब ले लें क्या? वो ये चीज आई थिंक जो सेल्फ मेडिकेशन है, विच इज नॉट स्पेशली इन स्टेरॉइड्स एंड थिंग, ओवर द काउंटर फार्मेसिस्ट के पास जाके दवाई खा लिया। आप लोगों ने देखा भी होगा स्टेरॉइड की शॉर्टेज हो गई, लोगों ने उसको कभी भी कैसा भी ले लिया। तो स्टेरॉइड इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। प्लीज डू नॉट टेक दैट। This is one of the factors, very important factor, because this is what has led to probably the surge of mucormycosis in India. Steroids, then steroid की दवाई ले डॉक्टर में एडवाइस करेगा तो वो उसको भी टेपरिंग करना होता है। ऐसा नहीं आपने खाया एकदम बंद कर दिया। डॉक्टर के इसलिए मेडिकल एडवाइस के बिना स्टेरॉइड्स ना ली जाए, राइट टाइम पे ली जाए, राइट डोज पे ली जाए। कई बार हाई डोज के अंदर सडनली उसमें भी प्रॉब्लम हो जाए। Then when you are taking steroids, monitor your sugar level, because steroids normally आपको शुगर, और वो शुगर लेवल को ये स्टेरॉइड खा रहे हैं, उसके बाद स्टेरॉइड खत्म होने के बाद भी 2-3 हफ्ते आप अपनी शुगर को मॉनिटर करिए। तो शुगर लेवल अदर चांसेस आर वो गो अप। तो इफ यू इवन नॉर्मल इंडिविजुअल के शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के तो और भी बढ़ जाएंगे। तो प्लीज टेक केयर, प्रिकॉशंस ऑन दैट पार्ट। Then we have, especially patients who are on long ventilators पे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी हैं, तो because they oxygen support also sometimes get dryness of nose। वो ड्राइनेस जो होता है एक आपका फील, so इस वजह, और एक ह्यूमिडिफायर है probably the kind of water they are using। तो ये एक another factor है कि hygiene and sanitation। You maintain that good hygiene, good sanitation practice, come what may, not only during the COVID phase, but even post-COVID phase for a long time, at least 3 to 6 months. Generally, having a good hygiene is always a good habit. But यदि कम से कम कोविड के बाद 3 से 6 महीने आप उसको ध्यान रखिए, अदरवाइज बॉडी इम्यूनिटी है। जैसे मैं पहले भी कई बार मैंने कहा, कोविड इज समथिंग लाइक अ सुनामी। सुनामी तो आती है 2 मिनट के लिए, कोविड 14 दिन के लिए, लेकिन वो डैमेज बहुत लंबा कर जाती है अंदर का। तो उससे रिकवरी करने के लिए हमको ग्रेजुअली वी हैव टू कम अप। तो जो हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, गुड डाइट है, इम्यूनिटी बूस्ट करना है, हेल्थ बेटर बनाना है, दैट वी नीड टू एक्चुअली प्रैक्टिस गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस at least for 3 months to 6 months. One must do that, and this will definitely take you away from all the side effects or the fungus or many other effects जो हैं। आप अपने यदि कोई सिम्टम है, प्लीज गो बैक टू योर डॉक्टर इमीडिएटली, डोंट नेग्लेक्ट। तो अभी ये देखा गया है कि लोग उसको नेग्लेक्ट कर, हेडेक हो गया, आई रेडनेस है, तो वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं। जब तक वो ऐसा नहीं कीजिए। कोविड है, कोविड के बाद आपको कोई भी सिम्टम जो मैंने बताए हैं यदि होता है, प्लीज गो बैक टू योर डॉक्टर एंड एट द राइट टाइम आप पहुंच गए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एंड इट इज वेरी like the drugs available हैं, but delay हुआ, you might lose your eye, you might lose your brain, and it could be leading to death, which is actually very even one of the important point what which is noticed here is कि अब एक unhygienic की जब मैं बात करता हूँ, probably lot of people are using mask, और जो environment है जहाँ humid especially moisture ज्यादा है, जिन states में, जिस cities में, जिस country places में, वो मास्क को unwashed mask, वो डर्टी मास्क यूज किया, साइड में रख दिया, नीचे रख दिया, ऊपर रख दिया, फिर उसको उठा लिया, फिर लगा लिया। तो वो जो एक मास्क को भी आप प्रॉपर यूज करिए। बेक किया तो आप मास्क कहीं रख रहे हैं तो कहीं मिट्टी में तो रख दिया आपने, फिर आपने उसी को लगा लिया दोबारा। तो आई थिंक दिस इज अनदर फैक्टर, बिकॉज दीज आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अभी लॉट ऑफ आई थिंक मोर रिसर्च साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इन डेटा व्हाट एग्जैक्टली द कॉज, व्हाट मोर, बट आई थिंक दीज आर द कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स which are leading to the mucormycosis or the black fungus today. So I think these are the common things. Now, what is something, I'll probably in nutshell, I'll come back. I know the time is short, and I think in nutshell, I'll say what we should be doing. Now, what to take from what we are saying. In patients, firstly, in COVID patient, if somebody has suffered from COVID, we're talking to COVID today, do not take steroids of your own. अपने आप में दवाइयां मत लीजिए. You should go back to your doctor. Doctors should also give at the right time in the right dose. Number one. उसके बाद
जब उसको जो भी डॉक्टर आपको बोलेगा यदि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स हैं सडनली बंद मत करिए, दे हैव टू बी टेपर्ड एज एडवाइज्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। फार्मेसी से जाके स्टेरॉइड मत खाइए, वो नुकसानदायक होते हैं और वो ये प्रूव कर रहे हैं आपको। सेकेंडली, इफ यू आर स्टेरॉइड्स नॉर्मल भी हैं तो आपने शुगर जरूर, आप कम से कम कोविड होने के बाद स्टेरॉइड खत्म होने के बाद 1 महीने तक 2 या 3 बार शुगर जरूर चेक करा के रखिए। शुगर लेवल्स नॉर्मली गो अप, एंड इफ यू आर डायबिटिक please monitor your sugar at least for 2 to 3 months, because sugar levels will fluctuate because of steroid, and they can go very high and which can be damages and can lead to fungal infection and other disorders. Hygiene is the most important part. When COVID के बाद body की immunity down होती है, जो sanitary measures है, जो आपके sanitation measures हैं, washing hands है, nasal है, mask है, उसको please wash करिए खुली हवा में, not like कमरे में बंद कर लिया आपने, पूरा AC चल रहा है, कोई fresh air नहीं आ रहा। All this which can lead to humidity that can create these kind of environment where fungus can grow and you can be in a problem में face. Good health, good diet, आपने अभी देखा exercise और योगा कैसे करना है, I think you all have seen that, and a good immunity supplement. अपना जो immunity boosting supplement है जो हमारे families में, Indian culture में, grannies and nani and dada actually have lot of Indian foods which supplements which can help. It runs in the family, it's a part of our culture. I think take good supplements, have immunity boosting, and lastly, just don't worry, don't panic. Ultimately, whenever you have any symptom, immediate first symptom, go back to your doctor. All will be in order, they will take care of it, and there's nothing much to worry. But please take precautions, don't take over medication, and don't take over-the-counter medication. This will help to keep you safe from black fungus. Thank you so much. Thank you, Dr. Gaur. एक point जो actually रह गया है, और before Santosh ji takes over with the questions that he has already collected, कि एक और नया फैशन आ गया है इस कोविड के ज़माने में, जहाँ पर CT स्कैन एक तरह का फैशनेबल प्रोसेस हो गया है कि लोगों को रिपीटेडली हाई डेंसिटी CT स्कैन कराते रहिए। डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे चल रहा है, सो मे बी डॉक्टर मोरे आल्सो कैन रिस्पॉन्ड टू दैट। ये क्या ज़रूरी है कि इतनी बार CT स्कैन किया जाए और उसके स्कोर के हिसाब से हम डिसाइड करें वेदर कोई किसी को कोविड है नहीं है, या हम पहले का जो प्रोसीजर है मेडिकल कि हम अपना डिजिटल एक्सरे लें पहले जिसकी ज़रूरत हो, और उसके बाद ज़रूरत हो तो देन ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर वी प्रिस्क्राइब, और उसको रीज़न आ सकता है जैसे म्यूकोरमाइकोसिस। तो जरा इसको पे दोनों आप इसके ऊपर कमेंट करिए, जरा हमको ज़्यादा क्लैरिटी दीजिए रूरल पर, और फिर देन आई थिंक संतोष जी टेक्स ओवर। Thank you. Veera, good question you have asked, actually, because the CT scan के टाइम जब सेकेंड वेव आया तो आई थिंक सेकेंड वेव में CT स्कैन का रश बहुत ज्यादा बढ़ा, आपने देखा होगा, फर्स्ट वेव में नहीं था। रीजन एक प्रोबेबली व्हाट आई बी अ डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर, मेरे हॉस्पिटल में पार्टनर वहाँ व्हाट ये अगेन दे विल डिले इन टेस्टिंग, 5 से 6 दिन तक लोगों को टेस्ट कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रही थी। So probably a lot of people thought कि आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही है तो आप CT स्कैन कराते हैं। As a result of which, there were a lot of people rushed towards CT scan because CT में भी COVID finding आ गया, so that means it's most likely. But CT scan is not the primary test. It is not the first test to be done. Only those cases जहां पर COVID की आपने RT-PCR कराया, टेस्ट है, सिम्टम है, आप पॉजिटिव, उसके बाद एक टेस्ट नेगेटिव आया, दूसरा भी नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी सिम्टम है, probably then the HRCT उसको बोलते हैं, वो advisable है। Otherwise, generally it is not advisable as a routine practice to go and CT scan done. Follow-up can easily be done. COVID positive है, that means positive है. Follow-up can be done in X-ray, and that is good enough to do a simple pneumonitis का follow-up है. CT scan is not really mandatory. It should ideally not be done. Only when required at that point of time when your diagnosis is RT-PCR आपको डायग्नोसिस कंफर्म नहीं कर रहा, सिम्टम आपको वैसे ही कोविड के आ रहे हैं, that is the time CT scan is advisable. Rest all the time, I think we can get away with this. We can have RT-PCR and a follow-up, जैसे निमोनिया का नॉर्मल follow-up होता है X-ray, and that can work out. That is one.
हीरा आप म्यूट पर हैं। यस, हाँ जी, Fully डॉक्टर agree. मोरे। Oh, sir. Because CT scan is not the primary test, HRCT. We have seen during second wave there was wave of CT also, but that is not advisable. Digital X-ray has limited role. Only COVID pneumonia can be identified on HRCT. But when the COVID pneumonia is full blown, that can be seen on digital X-ray. But digital X-ray is not that much useful. म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sure. Santoshi, now it's over to you for the question answer session. डॉक्टर हीरा, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रवि। आपने एकदम सही कहा कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर इस तरह के रूमर्स और तरह तरह के एडवाइस जो वायरल हो रहे हैं, उससे जो कंफ्यूजन है और ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारे लोग जो सफरर हैं या जो उनके रिलेटिव्स हैं या नियर डियर हैं, को भी लगता है कि जो भी इमीडिएट रिलीफ है वो उनको एडवाइस करना चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने बहुत ही ये अच्छी बात कही और इसी कारण से ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया, ये सीरीज जो डिजाइन की, जिसका नाम है, अपने नाम से ही ये क्लियर है कि क्लियर योर डाउट अबाउट कोविड, लाइव चैट विद एक्सपर्ट, जिससे कि ये जो रूमर्स हैं या जो भ्रांतियां हैं, अगर उसको मैं हिंदी में कहूँ, तो जितनी भी अफवाहें हैं उनको क्रॉस चेक किया जा सके और एक्सपर्ट्स के साथ सीधी बात की जा सके, क्योंकि अभी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है कि ये कोविड में, क्योंकि एक तरह का नया वायरस है और इसके सिम्टम्स, जैसे आप सभी ने कहा और हमारे प्रीवियस सेशंस में भी जो एक्सपर्ट आए उन्होंने कहा कि अभी तक इस पर बहुत सारी स्टडीज हो रही हैं और अभी भी सर्टेन कोई इसके लिए मेडिसिन या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसी को किया जाए, ना कि नए नए एक्सपेरिमेंट अपने से करें। और आपने बहुत सही कहा कि विदाउट डॉक्टर एडवाइस, विदाउट प्रैक्टिशनर एडवाइस हम कुछ भी जो है अपने आप न लें। तो मैं एक बार फिर से आप तीनों पैनलिस्ट का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा विद इन टाइम फ्रेम अपने पूरे टॉपिक को कवर किया और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो प्रतिभागी हैं, उनको आपने एक बहुत साइंटिफिक रीजन के साथ अपने अपने सब्जेक्ट को आपने बताया है। मेरे पास काफी क्वेश्चंस आए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर विजय के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर विजय, जो आपने लंग्स और चेस्ट से रिलेटेड जो आपने बताया, उससे कुछ अच्छे सवाल हमारे पास आए हैं और ये लोगों के मन में डाउट है, जिस आपके हालांकि आपने उसको कवर भी किया है, लेकिन फिर भी ये डाउट मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप इसको क्लियर करें। जैसे एक हमारे प्रतिभागी ने पूछा है कि इफ आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर ओवर 20 सेकेंड, डज दिस मीन्स माई लंग्स हेल्थ इज गुड एंड आई डोंट हैव कोविड? तो उनका कहना है कि अगर मैं 20 सेकंड अपने सांस रोक सकता हूं तो क्या मुझे कोविड नहीं है, ऐसा मैं मान लूं? तो ये एक सीधा सा आंसर अगर आप इसका बताएं तो अच्छा होगा, उनके ये डाउट क्लियर होंगे। डॉक्टर विजय, आप अगर 20 सेकंड्स ब्रीथ होल्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपके लंग्स हेल्दी है, दैट इज गुड, बट इट डज नॉट मीन दैट कि आपको कोविड नहीं है, बिकॉज कोविड प्रेजेंट्स इन 3 फॉर्म्स, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। In mild form, lungs are healthier. You can hold your breath for 20 seconds. और बहुत सारे पेशेंट में ऐसा होता है कि लंग्स को कुछ होता भी नहीं है, फेफड़े अफेक्ट भी नहीं करते हैं, तो these patients can hold their breath, but that does not mean कि आपको कोविड नहीं है और आपको ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, कोविड टेस्ट। अगर आपको कुछ अदर सिम्टम्स है, जैसे फीवर है, फटीग है, कफ है, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव है तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। दैट इज नॉट ओनली टेस्ट, that denotes only कि आपका लंग हेल्दी है। बहुत अच्छा डॉक्टर विजय। एक और बात इसी से जुड़ी है जो मैं जस्ट इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। हालांकि स्मिता जी ने उसको बहुत ही क्लियरली अपने सत्र में बताया था, लेकिन फिर भी इन्होंने पूछा है कि कैन आई एक्सरसाइज ड्यूरिंग कोविड इन्फेक्शन? क्या मैं बीमारी, अगर मैं कोविड इन्फेक्टेड हूं और उस समय, उस पीरियड में, क्या मैं इस तरह की एक्सरसाइज कर सकता हूं? नहीं करना।
ड्यूरिंग कोविड आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको बहुत सारा फटीग रहता है और दैट डिसीज प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी इज ऑलरेडी इन स्ट्रेस। तो वो टाइम पे आपने नहीं करना है एक्सरसाइज या कोई भी स्टर्नस एक्सरसाइज तो नहीं करनी है। Yes, और अगर आपको आपके डॉक्टर बताते हैं और कहते हैं जब वो एडवाइस करें तभी आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, जैसा स्मिता जी ने भी इस बात को कहा। डॉक्टर विजय, एक और सवाल है कि क्या मैं गर्म पानी पी सकता हूँ कोविड के दौरान या कोविड के पहले और बाद में भी? जैसे लोग आजकल कह रहे हैं कि अगर गर्म पानी आप पिए और आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें तो आप और अगर कोविड है तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने स्टीम थेरेपी भी ली, तो क्या हमें ये स्टीम और गर्म पानी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए अभी भी? हाँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी वायरल इलनेस में गर्म पानी और जो स्टीम इनहेलेशन है वो हेल्प ही करता है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू विद स्टीम इनहेलेशन एंड गर्म पानी। बहुत अच्छा, थैंक यू डॉक्टर विजय। मैं जल्दी से समय को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर स्मिता के पास आना चाहूंगा। स्मिता जी, आपके लिए कई सारे सवाल आए हैं और आपने जो लाइव योगा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उसके लिए बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों ने आपको बहुत थैंक्स बोला है, बहुत एप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा कि मैं स्मिता मैम के साथ रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहूंगा। सो इट्स गुड फॉर अस कि अब हम सबको मालूम है कि अभी 21 जून को जस्ट 3 दिन के बाद इंटरनेशनल योगा डे भी है और उस दिन मतलब इंडिया ने ये एक इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है जो, और एज आप सब जानते हैं कि जो योगा है वो हमारा ट्रेडिशनल एक प्रैक्टिस है और जिसकी वजह मतलब इंडिया की अगर पहचान अगर कई सारी पहचानों में एक पहचान कहूँ तो वो योगा भी है। तो हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं और योगा एक्सपर्ट से जो सवाल है स्मिता जी, उसमें एक पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है कि कैन योगा एक्सरसाइज बी परफॉर्म्ड बाय अ हॉस्पिटलाइज्ड कोविड पेशेंट? कैन ऑल पोस्ट कोविड पेशेंट सेफली परफॉर्म योगा एक्सरसाइज? तो आपने इसको बताया ही था, लेकिन फिर भी जल्दी से मैं चाहूंगा कि सीधा अगर इसका आंसर कर दें तो हम ये डाउट भी फिर से क्लियर कर सकते हैं। स्मिता जी, आप म्यूट पर हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू संतोष जी। संजय जी ने जैसे अभी बताया कि डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं करना है और बट मेरा स्ट्रॉन्ग ये बिलीफ है योगा में एंड पिछले 1 साल से जब से ये स्टार्ट हुआ कोविड-19 सिचुएशन, मेनी स्टूडेंट्स हैव कम टू आवर सेंटर जिनको कि कोविड हो चुका है और कोविड के दौरान भी अभी ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं, जिनको कि माइल्ड सिम्टम्स हैं। दे फील सो वंडरफुल कि उनको कोई आगे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही, उनकी ब्रीदिंग फाइन हो रही है और उनको लगता है कि जैसे कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। बट I suggest them to be very gentle on their exercise part, on their breathing part. कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि आपको टायर्डनेस हो, आपकी ब्रेथ हैवी हो। जहां पर ये पता चलता है कि आपकी बॉडी में टायर्डनेस हो रही है, वहीं पर आपको रुकना है। और जो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे बट स्टिल दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया फाइब्रोसिस से भी सफर कर रहे हैं और अगर फीवर है तब तो बिल्कुल योगा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है अगर फीवर है, टायर्डनेस है बॉडी में। बट इफ यू फील नॉर्मल मतलब बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ में आपको घर की दिनचर्या भी आप कर रहे हो तो आप बिल्कुल योगा कर सकते हैं, जेंटल योगा। अभी हमने 30 मिनट योगा सेशन जी। ये स्मिता जी, एक और सवाल है इसी से जुड़ा कि आपने कहा योगा हम करें और इससे हमें काफी ब्रीदिंग में हेल्प भी मिलेगी प्री कोविड, पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग कोविड भी आपने कहा माइल्ड अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो कर सकते हैं। इसमें एक हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पूछा है कि क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है योगा का या कभी भी हम योगा कर सकते हैं? हमको योगा करना चाहिए खाली पेट पर। अगर सुबह कर रहे हैं तो हमारा पेट खाली ही है। अगर शाम में हम कर रहे हैं तो 4 से 5 घंटे का गैप देकर ही करना है खाने के बाद में। डिपेंड करता है आप क्या खाना खा रहे हो। अगर आपकी मील लाइट है तो आप 2 घंटे बाद भी कर सकते हो, पर अगर आप प्रॉपर फुल मील खा रहे हो तो आपको 4 से 5 घंटे का गैप बहुत जरूरी है। पेट खाली होना चाहिए, नहीं तो वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा। और
अगर केवल आपको ब्रीदिंग करना है, डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप कभी भी कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि आपको खाने के साथ में इतना सारा गैप चाहिए। ओके, सो ये काफी अच्छा आपने बताया कि हमारे योगा और खाने के बीच में गैप होना चाहिए। इमीडिएटली कभी भी खाने के बाद हमें योगा नहीं करना है, 4-5 घंटे का गैप रखना है, और अगर मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में करें तो और बेटर हो सकता है। स्मिता जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी। यस। सो मैं डॉक्टर रवि गौड़ हमारे साथ हैं और उन्होंने बहुत ही डिटेल में ब्लैक फंगस के बारे में बताया, और जो म्यूकर माइकोसिस है उसके बारे में भी उन्होंने काफी डिटेल में बताया। डॉक्टर साहब, एक आपसे एक हमारे पार्टिसिपेंट्स ने एक क्वेश्चन किया है कि ये जो कलरफुल फंगस का नाम सुनने में आ रहा है, कभी ब्लैक फंगस, कभी येलो फंगस, कभी व्हाइट फंगस, तो ये क्या सब एक ही तरह के फंगस हैं और इनका जो इन्फेक्शन जो इंटेंसिटी है वो सेम है, या ये अलग अलग फंक्शन है, फंगस हैं, और अभी जो इमीडिएट है, जैसे सब सुनने में आ रहा है कि ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा इन्फेक्शन रेट है, तो क्या बाकी फंगस भी एक्टिव हैं या सिर्फ वो कुछ पर्टिकुलर पेशेंट्स में ही पाए जा रहे हैं? डॉक्टर रवि गौड़। ये बिकॉज फंगस इज अ वेरी बिग ग्रुप, एक बड़ा है फंगस, कई तरह के फंगस, जैसे अभी इससे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस, व्हाटएवर यू से, एस्परजिलोसिस होता है, ब्लास्टोमाइकोसिस होता है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। जैसे कोरोना वायरस भी अपने आप में, कोरोना वायरस भी अपने आप में कोरोना वायरस फैमिली है। आज की डेट में जो कोविड-19 वाला हो रहा है वो एक्चुअली कोविड है, अदरवाइज कोविड का तो एक साथ पूरा बहुत बड़ा फैमिली है। तो ये इसीलिए जो ब्लैक फंगस इज वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंगस which is normally present in the normal environment। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है, स्पेशली कोविड में लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट अ लोअर कम्युनिटी, कोविड इम्यूनिटी कम करता है, इसीलिए ये उभर के आ गया। और लोगों ने शायद कुछ ऐसे किए मेडिकेशन या फिर मतलब अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हुई, हेल्थ फैसिलिटी में भी हुई है, बिकॉज ऑक्सीजन सिलेंडर से बाहर देखेंगे आप, बाहर मिट्टी में पड़े रहते हैं, मास्क जो लगाने के ट्यूबिंग क्लीन नहीं थी, तो वो सॉइल में तो ऑलरेडी था वहां पर, तो वो वहां से पिक हो। तो इट इज अ वेरी डिफरेंट फंगस, नॉट लाइक इट इज अ नया चीज नहीं है, ये केवल हमारे शायद नेग्लिजेंस है कहीं, और अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, एंड प्रॉब्ली ओवर मेडिकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स हैं, एंड दीज ऑल हैव पुट टुगेदर जो एक आ गया समझ। अदरवाइज लॉट ऑफ अदर फंगसेस आर आल्सो देयर, एनी बॉडी इम्यूनिटी, डायबिटीज में आप देखेंगे, नॉर्मल भी इंडिविजुअल डायबिटीज में, कैंसर पेशेंट में, इवन आई हैव सीन पीपल जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स हैं, उनके रूटीन यूरिन में कैंडिडा मिल जाता है, वो एक ईस्ट मिल जाता है, वो रूटीन है। राइटली सेड डॉक्टर गौड़, आपने जो बात कही, और इसमें एक इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा डाउट जो वायरल हुआ काफी सोशल मीडिया पे, और आज भी हमारे एक प्रतिभागी ने पूछा है कि क्या ये जो ब्लैक फंगस है ये मास्क कंटिन्यूअस लगाने के कारण हो रहा है, या ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटलाइज हैं पेशेंट, और जैसे आप भी अभी बता रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर और या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से ये इन्फेक्ट कर रहा है पेशेंट को? इसमें ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या मास्क ज्यादा लगाए रखने से हो रहा है क्या ब्लैक फंगस? नहीं, आई थिंक मास्क ज्यादा लगाने से नहीं हो रहा, मास्क अनवॉश्ड मास्क है आपका, पुराने मास्क आप यूज करे जा रहे हैं और उसको वॉश नहीं कर रहे हैं, और मास्क को नॉर्मली आप प्रैक्टिस हो घर में जाके आप साइड में रख देते हैं, कबर्ड पे मिट्टी पड़ी होती है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया। तो हाइजीनिक तरीके से मास्क लगाना अपने आप में कोविड से बचाव है। आपने मास्क को ठीक से यूज नहीं किया, मास्क डर्टी है, नीचे उठ गया, थोड़ा लगा लिया, या कहीं आपने देखा हुआ जेब में रख लिया, बैग में रख लिया, फिर ढक लिया, तो वो unhygienic mask, unwashed mask is the cause. Safe mask cannot be the cause. साफ सुथरा hygienic mask cannot be the cause. Oxygen cylinder primary also cannot be the cause. It is an unhygienic practice. जो ट्यूबिंग्स है, मास्क जो लगाने के मास्क है, वो आप उसको वो रियूजेबल भी है, तो उनको आप ठीक से सफाई नहीं कर रहे, तो उनको अनहाइजीन है। इट इज नॉट नो रीजन कि ऑक्सीजन या इससे है, बेसिकली अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं और कुछ। बहुत अच्छी बात कही आपने, और ये हम सबको समझना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोशल मीडिया के इस ह्यूमर का एकदम सटीक जवाब है कि मास्क लगाने से, ज्यादा मास्क लगाने से ये ब्लैक फंगस या कोरोना का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आप अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस आप अगर कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी केस में, नॉट ओनली कोरोना, आपको वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप हाइजेनिक नहीं, अगर प्रैक्टिस आपकी हाइजेनिक नहीं है, आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं, तो आपको बीमारी होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और यही सेम इसमें भी है कि अगर आप जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो आप मेडिकल इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं, अगर वो अनहाइजेनिक है, क्लीन नहीं है, और मास्क भी अगर आप क्लीन नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको ये फंगस या इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स या बीमारी है वो होने के चांस बढ़ जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर रवि, थैंक यू डॉक्टर विजय, थैंक यू स्मिता जी, आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 5:40 हो चुके हैं, और हमारे साथ डॉक्टर दीक्षा हैं जिन्होंने, आप सब ने जो हमारे पैनलिस्ट ने जो बहुत डिटेल में जिनके बारे में बताया, उन सब को लेकर एक टॉपिक, आज के टॉपिक को लेकर एक डूज एंड डोंट्स बेस्ड एक पोस्टर बनाया है, जो इस सारे डाउट्स को लंबे समय तक लोगों को याद दिलाने के लिए और उनको आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए, जन जागरूकता अवेयरनेस के लिए वो पोस्टर्स हैं। मैं डॉक्टर दीक्षा को इनवाइट करूंगा कि वो जल्दी से उस अपने सभी पोस्टर्स को यहाँ डिस्प्ले करें और उनको डिस्क्राइब करें, एंड देन वी हम वोट ऑफ थैंक्स के लिए जाएंगे। डॉक्टर दीक्षा, प्लीज, ओवर टू यू। Good evening, everyone. I am Dr. Diksha Yadav, and today I'll talk about prone positioning to improve ventilation in COVID patients and present some facts about the black fungus. तो प्रोनिंग एक मेडिकली एक्सेप्टेड पोजीशन है जिससे कोविड पेशेंट्स में पाया गया है कि ब्रीदिंग और ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होती है। अगर आपकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है और आपका ऑक्सीजन 94% से कम है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप पेट के बल लेटेंगे और इसमें आप तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आपकी गर्दन के नीचे, दो आपकी छाती के नीचे और दो आपकी टांगों के नीचे। 30 मिनट से 2 घंटे तक आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। बेहतर है कि आप 30 मिनट तक ही एक पोजीशन में रहें और फिर पोजीशन को चेंज कर लें, पर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप 2 घंटे तक एक पोजीशन में रह सकते हैं। उसके बाद आप अपनी दाई करवट पर लेट जाएंगे 30 मिनट से 2 घंटे तक। उसके बाद सिटिंग अप पोजीशन में, एंड देन लेफ्ट साइड पे आप लेट सकते हैं, एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। आप ये फॉलो कर सकते हैं फॉर 16 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स इन अ डे। और प्रोनिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप 4 से 5 पिलोज का इस्तेमाल करें और रेगुलरली अपनी पोजीशन को बदलते रहें और 2 घंटे से ज़्यादा एक पोजीशन में नहीं रहना है। बेडरिडन पेशेंट्स में प्रेशर सोर और इंजरीज का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खाना खाया है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आप पेट के बल ना लेटें। प्रेग्नेंट फीमेल्स में, कार्डियक पेशेंट्स में और स्पाइन फ्रैक्चर्स के पेशेंट्स में भी प्रोनिंग एडवाइजेबल नहीं है। इसके अलावा बाकी लोग इसको फॉलो कर सकते हैं रेगुलरली पोजीशंस ऑल्टर करके टू इम्प्रूव योर ऑक्सीजनेशन। Moving on to black fungus, just consolidating what Dr. Ravi Gaur has told us, black fungus is a family of molds called Mucormycetes और ये हमारे इंडिया के एयर में और सॉइल में पाया जाता है, जो कि उसके स्पोर्स को इनहेल हम करते हैं और ये पहले से ही इंडिया में पाया जाता है। बट अभी कोविड-19 होने के बाद और डेल्टा म्यूटेंट होने के बाद ड्यू टू लोअर्ड इम्यूनिटी वी आर सीइंग मोर केसेस। इट इन्फेक्ट्स इंडिविजुअल्स जिनमें किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, आईसीयू स्टे, कैंसर या ट्रांसप्लांट पेशेंट या एक्सेसिव स्टेरॉइड का यूज। तो अगर आपको कोविड है या आप हॉस्पिटल में हैं या कोविड से रिकवर कर गए हैं, तो जैसा कि डॉक्टर रवि गौर ने बोला, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अर्ली डायग्नोज करें बिफोर द डिजीज प्रोग्रेसेस। तो इन साइंस एंड सिम्टम्स का ध्यान रखें। साइनोसाइटिस, नेजल ब्लॉकेज या कंजेशन, नाक पे या मुंह के अंदर कालापन होना, एक साइड पे फेशियल पेन या स्वेलिंग, दांत में दर्द होना या दांत का ढीला होना, आंखों में कोई भी दिक्कत जैसे ब्लर्ड विजन, डबल विजन, ये सब होने पे आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और यू कैन सस्पेक्ट ब्लैक फंगस इन दीज केसेस। कोविड से रिकवर करने के बाद लंबा चेस्ट पेन होने में भी आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि यू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, और सिंस ये सॉइल और डस्ट से होता है तो अगर आप डस्टी साइड्स पे जा रहे हैं तो आप मास्क पहने और सॉइल में काम करते हुए आप ग्लव्स और शूज पहने। स्टेरॉइड्स के एक्सेसिव लेने से भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, तो स्टेरॉइड्स या एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल्स आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन ना लें।
अगर आपको डायबिटीज है या कोविड से रिकवर करने के बाद शुगर को मॉनिटर करें और स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें। ऑक्सीजन थेरेपी लेते हुए ह्यूमिडिफायर का पानी साफ और सेफ हो, उसी को आप इस्तेमाल करें और कोई भी साइंस या सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। So it is important to know who is at risk and to not panic, but at the same time take adequate precautions to protect yourself and your loved ones. Stay home, stay safe. Thank you, sir. जो डॉक्टर दीक्षा, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे जो पोस्टर के माध्यम से आपने डूज एंड डोंट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सबको याद रहेंगे। ये पोस्टर्स हमारी ISRN की वेबसाइट पर भी है। ये आज का प्रोग्राम और इससे पहले के 2 सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी हमारी वेबसाइट पर है, जहां पर आप जाके उनको वापस सुन सकते हैं। अपने डाउट्स जो आज डिस्कशन हुए हैं, अगर उनमें भी कोई डाउट है तो उसको भी आप दोबारा सुन के क्लियर कर सकते हैं। मैं अब अपनी कलीग श्रुति शर्मा को इनवाइट करना चाहूंगा फॉर वोट ऑफ थैंक्स के लिए। तो श्रुति, ओवर टू यू। Thank you, sir. Good evening, everyone. It's my privilege to present the vote of thanks. The knowledge shared by the speakers today on COVID's impact on lungs, yoga, breathing exercises, and black fungus were really valuable and informative, and will definitely guide us in taking appropriate measures. And I'm sure the session has created awareness and reached out to the people at grassroots level as well. So with this, on behalf of ISRN, I would like to extend my deep regards and thanks to our speakers. First of all, Dr. Vijay Kapse, Associate Professor, Pulmonary Medicine, who joined us for this session. Thank you, sir, for sharing valuable information on the impact of COVID-19 on the lungs. Mrs. Smita Agrawal, thank you, ma'am, who is the director of Sivanand Yoga Live. Thank you, ma'am, for providing your valuable information on, bits of yoga and showcasing some of the exercises that can enhance the breathing capacity. And Dr. Ravi Gaur, who is the principal advisor at Spice Health. Thank you, sir, for your gracious presence and providing valuable information on black fungus symptoms and preventive measures. So thank you. And I would also like to extend special thanks to Dr. Subhash Hira, who is the professor of global health, University of Washington. Thank you, sir, for moderating the session and giving your time and support to this series. I would also like to thank our program partners, SDG Chopal, Nagrik Foundation, Nalini Foundation, Sadbhavna Gramin Vikas Sansthan, जन लोक कल्याण परिषद, Sir Juga Gyanodaya Association, and outreach and media partner Dainik Bhaskar for their support to this series. I would also like to extend our gratitude to Dr. Diksha Yadav, who is associated with ISRN as a volunteer and providing valuable contribution to this series. And last but not the least, I would like to thank our CEO, Mr. Santosh Gupta, and our whole team, Mr. Samudra Naskar, Mr. Aman, Ms. Rupal, Ms. Udita, and everyone for their efforts and hard work for this series. And most importantly, our participants, without whom the series would not be possible and would not be a great success. एंड मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंची होगी इस टॉपिक पर। और मुझे ये शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ करीबन 350 से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हैं यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। और अगला जो हमारा सेशन है वो मेंटल हेल्थ और कोपिंग विद कोविड-19 पर है, जो 25 जून शाम 4 बजे फ्राइडे को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आज आपने सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को, आप उस सेशन में भी हमारे संग दोबारा जुड़ेंगे और दोबारा इस सीरीज को का पार्ट बनेंगे। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Shruti. Thanks for your kind words. Once again, thanks to all our esteemed panelists, Dr. Ravi Gaur, Smita Agrawal ji, and Dr. Vijay. Dr. Vijay, please convey our sincere regards to Dr. Dilip Maheskar.
आज वो आ नहीं पाए प्रोग्राम में, बट हम फिर कभी उनको बुलाएंगे। आपसे सब हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे पार्टिसिपेंट्स को, ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने एक अच्छा इंसाइटफुल नॉलेज दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नॉलेज और नीचे जाएगा, और इसको लेकर जो हम मोबिलाइजेशन, जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कोविड मैनेजमेंट में कर रहे हैं, उसमें और अच्छा रिजल्ट आएगा, और हम सब मिलकर इंडिया को कोविड फ्री इंडिया बनाएंगे। मैं आप सबको आने के लिए धन्यवाद देता हूँ, सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद। और लास्ट में मैं, जैसे मैंने कहा था, आप सबने बहुत रिक्वेस्ट की कि स्मिता अग्रवाल जी का आप योगा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनका, अमन मेरे कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्मिता जी का कांटेक्ट डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर दें। आप सब आपका मेल आईडी, फोन नंबर्स एंड जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो देख सकते हैं। इसको आप हम इसके चैट बॉक्स में भी इसकी स्क्रीन डाल रहे हैं, आप वहां से इसको ले लीजिए और आप डायरेक्ट स्मिता जी का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। सो सभी को वंस अगेन थैंक यू।